केवल फार्मूलाज को याद करना ही ज़रूरी नहीं है, उसका यूज़ कैसे, कब और किस सवाल में करना है उसको भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फार्मूलाज को याद कर लेते हैं और सवाल बनते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि सर मैंने फार्मूलाज याद कर लिए लेकिन मुझसे क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हाँ बढ़िया है, फार्मूला याद कर लिए, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया बात है, लेकिन उसको किस तरीके से, कौन से सवाल में और कब यूज़ करना है वो नहीं सीखा। तो उसको मैंने बताया था और सब फिर उसके बाद सवाल बनाने लगे। आपसे सवाल नहीं बनते, आपका आंसर गलत आ जाता है, तो क्या है, आप फार्मूला नहीं उसका यूज़ कर पाते हैं। वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सभी के सभी पूरे गणित के जितने फार्मूले हैं उन सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसे ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके ज़्यादा तो कुछ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ देखिए 2024 में जो एक्सरसाइज आएंगी उन्हीं के मैं फार्मूला बताऊंगा। 2024 एनसीईआरटी से जो सिलेबस हटा दिया गया है उनके जो सूत्र हैं मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो 2024 के लिए वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड एक ही फार्मूला बचा है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। चैप्टर 1 हमारा वास्तविक संख्या है, उसमें केवल एक फार्मूला लगता है। वो कौन सा फार्मूला है, देखिए पहला फार्मूला हमारा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये फार्मूला याद कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल रुक मैं इसको साइड में कर देता हूँ। आप देखिए, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है। चलिए भैया, आपने ये फार्मूला याद कर लिया। चलिए याद कर लिया, अब इसका यूज़ कैसे करना है। देखिए, यदि आपको दो संख्याएं दी जाएं, दो संख्याएं मतलब ए और बी दी जाएं, ठीक है, दो संख्याएं में ए और बी दी हुई हैं और इनका एचसीएफ भी हमको दिया गया है, ए और बी, यहाँ पर बी का एचसीएफ भी आपको जो है, एचसीएफ जो है आपको भी दिया गया है। एचसीएफ मान लीजिए हमको जेड दिया गया है, कुछ भी दे सकता है एच। ठीक है, एचसीएफ मान लीजिए हमको जेड दिया गया है, तब आपसे एलसीएम पूछेगा, क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 1, 2, 3 और 4, इन चार चीज़ों में से आपको 3 चीज़ें देगा और चौथी चीज़ पूछेगा। जैसे कि मुझे दो संख्याएं और एचसीएफ दिया गया है और हमसे एलसीएम पूछा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे और एक संख्या दे दे, फिर आपसे दूसरी संख्या पूछे। तो सिंपली यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। समझ गए इस फार्मूले का यूज़ करना किस तरीके से करना है। जब दो संख्याएं और एचसीएफ, तब एलसीएम निकाल सकते हो, या आपको दो संख्याएं दे दी गई, एलसीएम दे दिया गया, तब आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ये फार्मूला इस तरीके से आपको यूज़ करना है। चैप्टर 1 में केवल यही फार्मूला है। और चैप्टर 2 की बात करते हैं, हमारा चैप्टर जो दूसरा है, कौन सा चैप्टर है दूसरा हमारा, बहुपद। चैप्टर 2 बहुपद, चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद में कुछ अनोखे या कुछ ज़्यादा फार्मूला नहीं है, जस्ट क्या है उसमें 3 फार्मूलाज हैं। कौन से फार्मूला है, 3 फार्मूला है। पहला तो जो फार्मूला है वो है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। याद रखिएगा कि शून्यकों का योग होता है -b/a। शून्य क्या होते हैं, शून्यक अल्फा बीटा। तो शून्यक हमारे मान लीजिए अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। अल्फा बीटा क्या है, हमारे शून्यक हैं। दो शून्यक अल्फा और बीटा, इनका योग -b/a के बराबर होता है। अब ए बी सी आपको कहाँ से मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे कि द्विघात समीकरण से। ठीक है, याद रखिएगा जो व्यापक हल होता है, किसका व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप किसका, द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ से आपको a b c मिल जाएंगे। ये आपको एक्चुअली समीकरण जो होती है दी गई होती है, ax² + bx + c। ये द्विघात 0 नहीं दिया गया होता है, ax² + bx + c इतना दिया गया होगा। और इसकी जगह पर देखिए a b c कोई अचर नंबर भी दे सकता है, 3x² + 4x + 5 = 0, 5 इतना दे सकता है। फिर कहेगा आपसे कि शून्यकों का योग निकालो, तो शून्यकों का योग निकालने का फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b आपको यहाँ से मिलेगा और a यहाँ से मिलेगा तुलना करने पर। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलेगा। शून्यकों
का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होगा C/A, ठीक है, C और A, ठीक है, C/A। शून्य का हमारे अल्फा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा C/A। ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया है, देख लीजिए यही फॉर्मूला है, ठीक है, इतना। अब देखिए दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, मान लीजिए 4 दिया है, और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 5 दिया गया है, कहने का मतलब शून्यकों का योग हमें दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल हमको दिया गया है। तब आपसे कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का। चैप्टर 2 में सिर्फ और सिर्फ इतने ही फार्मूले होते हैं। मैं अगेन से रिपीट कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A होता है, अल्फा बीटा बराबर C/A होता है। यदि आपको शून्यकों का योग दिया जाए, शून्यकों का गुणनफल दिया जाए, तो आप द्विघात बहुपद इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब भाई चैप्टर जो हमारा 3 है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं? चैप्टर 3 2 चर वाला रेखिक समीकरण, चैप्टर 3, ठीक है। देखिए चैप्टर 3 में आपको यहां पर दिखाता हूं। चैप्टर 3 में क्या है, ये है, देखो क्या होता है। रेखाएं कौन सी हैं? प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं, समांतर है, संगत है, असंगत है, या हल कौन सा है? आदित्य हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कहता है संगत है कि असंगत है। तो क्या होता है ना, यहाँ पर आपको दो रेखाएं दी जाएंगी, ठीक है, ठीक है, 2 रेखाएं दी गई हैं आपको। मान लीजिए ये हमें पहली जो दी गई वो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। ये हमें क्या है, एक रेखिक समीकरण दी गई है। ये पहली समीकरण मान लीजिए दी है, और दूसरी समीकरण मुझे दी हुई है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हमें एक दूसरी समीकरण दी हुई है। तब आपसे कहेगा कि रेखाएं कौन सी हैं, ये वाली रेखाएं कौन सी हैं? संपाती हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेद हैं, कौन सी हैं, या इसका हल कौन सा है? आदित्य हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है, या संगत है या असंगत है, ये चीज़ें पूछेगा। तो सिंपल सा एक फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशंस कौन सी? देखिए पहली जो कंडीशन होती है वो देख लीजिए। पहली कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बराबर ना हो। जब A1/A2 बराबर नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हो तो क्या होगा? देखिए जब कुछ भी बराबर ना हो तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और संगत होगा, संगत होगा, अच्छा संगत है, उसके साथ हल कैसा होगा? आदित्य हल होगा, आदित्य हल। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? जब कुछ बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगत होगा और आदित्य हल होगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरी जो कंडीशन होती है हमारी वो होती है कि सब कुछ बराबर हो, कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कहने का तात्पर्य सब कुछ बराबर अगर हो तब क्या होगा? सब कुछ अगर बराबर हो तो क्या होगा? तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी हमारी संपाती, ठीक है, संपाती रेखाएं होंगी, और संगत होगा, तथा इसका हल कैसा होगा? इसका हल होगा अनेक हल, ठीक है, अनेक हल, अनेक हल होंगे। समझ गए? जब सब कुछ बराबर है तो संपाती, संगत और अनेक हल। तीसरी कंडीशन जो कि लास्ट कंडीशन है, ठीक है, ये 3 कंडीशन होती हैं चैप्टर 3 में, बस इन्हें समझ लो। जो तीसरी कंडीशन है वो है कि भैया मान लीजिए शुरू वाले 2 बराबर हैं, ठीक है, शुरू वाले 2 बराबर हैं, और जो C1 C2 है ये बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी, देखिए समांतर रेखाएं होंगी हमारी, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी, और असंगत होगा,
ठीक है, असंगत होगा और हल कैसे होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब कोई हल कर ही नहीं सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस चैप्टर 3 में इन 3 कंडीशंस को बिल्कुल रट लो, याद कर लो, ठीक है। और इनका यूज ऐसे ही करना है। 2 रेखाएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती, समांतर, तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो हमारा चैप्टर 4 है उसके क्वेश्चन, उसके फार्मूलाज को देख लेते हैं। देखिए चौथा चैप्टर ये है, चौथा चैप्टर हमारा चौथा है द्विघात समीकरण। ठीक है, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं है, ठीक है, कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। चैप्टर 4 क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर क्या होता है, देखो द्विघात समीकरण का जो व्यापक हल होता है वो मैंने अभी आपको बताया था। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, अच्छा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मैंने आपको बताया था ax² + bx + c = 0, ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि आपसे पूछा जाता है कि विविक्त कर क्या है, विविक्त कर क्या है, विविक्त कर या प्रकृति। तो विविक्त कर या प्रकृति निकालने का जो फार्मूला होता है, देखो प्रकृति या विविक्त कर निकालने का सूत्र, देखो प्रकृति निकालनी हो या विविक्त निकालना हो तो फार्मूला होगा D बराबर, फार्मूला क्या होगा, D बराबर b² - 4ac। यहाँ से आपको a b c मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो विविक्त कर निकलता है। आप कहोगे कि प्रकृति कैसे पता चलेगी, तो प्रकृति कैसे पता चलेगी, जब D का मान, जब D जो हो वो 0 के बराबर हो। जैसे कि आपने D बराबर ये आपने रखा और D बराबर 0 आ गया, विविक्त कर जो है वो 0 आ गया, तो प्रकृति कैसी होगी, बराबर मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, बराबर मूल बराबर होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब D 0 आएगा, विविक्त कर 0 आएगा तो मूल बराबर होंगे, तो प्रकृति कैसी होगी, बराबर। और जब D प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, जैसे कि +4 +5 +6, तो मूल होंगे आपके भिन्न तथा वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। अच्छा, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, जब D प्लस में आएगा तो प्रकृति हो जाएगी भिन्न तथा वास्तविक, मूल, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अब जब D माइनस में मान लीजिए आ गया, है कि नहीं, माइनस में जब आ गया तो कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं। समझ गए? जब D 0 आएगा तो मूल बराबर होंगे, जब D प्लस में आएगा तो भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे, और जब D माइनस में आएगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। समझ गए इस फार्मूले को? एक लास्ट फार्मूला जो होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ इसी चैप्टर का। चैप्टर जो 4 आपका द्विघात समीकरण है ना, इसका एक फार्मूला और है, वो है मूल्य निकालने का। ठीक है, मूल्य निकालने का जो फार्मूला होता है उसको देख लीजिए। मूल निकालने का सूत्र, इसे हम एक द्विघात समीकरण को हल करने के लिए भी इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसे फार्मूले का नाम जो होता है वो धराचार्य सूत्र होता है। ठीक है, धराचार्य सूत्र। तो धराचार्य जो फार्मूला होता है, जो धराचार्य फार्मूला होता है वो होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। फार्मूले को देख लो। ठीक है, ये मूल निकालने के लिए फार्मूला होता है कि द्विघात समीकरण में आपको दी गई है और आपसे कहेगा कि भैया मूल निकालो, मूल कैसे होंगे। ठीक है, तो आपको ये लगा देना है, या कह सकता है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए, है कि नहीं, तब ये फार्मूला आपको लगाना है। जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये है, ये फार्मूला है कि नहीं, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2 है, ये है फार्मूला। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं।
जैसे कि ये समीकरण दी हुई है, इसमें आपसे विभक्त कर पूछा गया है, हो सकता है कि वो इसका हल पूछ दे कि इसका हल क्या होगा। तो हल आप देखिए, हल करने के तो वैसे तो 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा होता है, गुणनखंड। उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हटा दी गई है। और तीसरा जो हमारा आता है वो धराचार्य फार्मूला आता है। तो धराचार्य फार्मूला भी आपने समझ लिया, ठीक है। तो धराचार्य फार्मूले से मूल्य निकाल सकते हैं और किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया आपको बराबर मूल कब होंगे, सारा का सारा, ठीक है। तो चौथा जो चैप्टर है हमारा खत्म होता है, इसके जितने फार्मूले हैं वो बता दिए। बाकी ये फार्मूला एक आता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसे भी लिख लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो पता ही होगा आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का परिमाप कैसे निकलता है, परिमाप, आयत का परिमाप बोलो या परिधि बोलो, तो परिधि कह सकता हूं मैं। परिधि को परिमाप भी कहा जाता है, तो दूसरा नाम परिमाप होता है। ये माप लिखा हुआ, ठीक है, माप परिमाप ये होता है। आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला तो सिंपल से फार्मूले हैं, ये तो पता ही होंगे, ठीक है। चलिए अब हम 5वां जो चैप्टर हमारा समांतर श्रेणी है उसके फार्मूलास को देखते हैं। तो चैप्टर 5, अच्छा चैप्टर 5 में कुछ फार्मूला हैं जो कि यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको बता देता हूँ। देखिए 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी है और इसमें जो मैं फार्मूला बताऊंगा उससे ऊपर कोई फार्मूला यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। देखो इसमें एक एपी निकालने का फार्मूला आता है कि भैया एपी के 4 पद लिखिए, है कि नहीं। तो एपी तो आपको पता ही होगी एपी क्या होती है, ठीक है। एपी पता करने का भी फार्मूला होता है। देखो सबसे पहले मान लेता हूँ मैं एपी आपको दी गई है, एक एपी यहाँ पर आपको दी गई है 4, 8, 12, 16, मतलब कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपको एपी दी गई है। तब आपको क्या कहेगा कि भैया प्रथम पद क्या होगा, इस एपी का प्रथम पद। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए निकालने का फार्मूला क्या होगा, प्रथम पद इस एपी का पहला वाला जो पद है वह प्रथम पद हो जाएगा, तो 4, ठीक है। और आपको सार्वांतर निकालने का फार्मूला देखिए, सार्वांतर, तो सार्वांतर कैसे निकलेगा, इस एपी का सार्वांतर निकालो, सार्वांतर। देखिए सार्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और डी निकालने का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए तो डी बराबर होगा, दूसरा पद इसमें 8 है और माइनस पहला पद हमारा 4, तो देखिए डी बराबर 4 आ जाएगा। तो देखिए सार्वांतर निकालने का फॉर्मूला होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, या कह सकते हैं अगला पद उससे पीछे पद, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। देखो 12, देखो 8 से 4 घटाए तो 4 आया सार्वांतर, आप 12 से 8 घटाएंगे तब भी 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब आगे वाले से पीछे वाले को घटाने पर मुझे क्या मिल जाता है, सार्वांतर मिल जाता है, ठीक है। ये ऐसे होता है। देखो जो इसका पहला पद होता है उसे A1 कहते हैं, प्रथम पद, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, ऐसे चलता है, ठीक है। देखिए अब आपको बताता हूँ एपी ज्ञात करने का फार्मूला, ठीक है। एपी निकालने का सूत्र ऐसे हो सकता है, या ऐसे भी पूछता है कभी कभार कि प्रथम एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो एपी के 4 पद कैसे लिखोगे या एपी कैसे निकालोगे, तो ये फार्मूला आप लगा देना। देखिए ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d और ए प्लस 4d ए प्लस 5d, ऐसा चलता रहेगा। ये प्रथम पद, ये दूसरा पद निकालोगे तो ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पद ए प्लस 5d। मतलब एपी निकालने के लिए ये एपी का एक प्रकार का रूप होता है, ठीक है। एपी इसी तरीके से चलती है, ठीक है, एपी इस तरीके से चलती है। तो एपी का ये फार्मूला होता है एपी निकालने का। तो ये प्रथम 4 पद के हैं, तो यहाँ तक आप लगा सकते हैं कि प्रथम 4 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब एक और फार्मूला है, हमारे 2 फार्मूले बचे हैं एक्चुअली। पहला जो फार्मूला होता है यहाँ पर #1, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए आपका प्रथम पद, डी आपका सार्वांतर और यानी क्या है, n आपका है वापद या पदों की संख्या, पद या आप कहे तो पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या।
ठीक है। n पदों की संख्या आपको होगा an क्या है, an आपका होगा अंतिम पद, क्या होगा अंतिम पद, अंतिम पद, समझ गए। an अंतिम पद, a प्रथम पद, d सर्वांतर, n पदों की संख्या। चलिए अब इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला बचेगा, वो भी आपको बता देता हूँ, योग निकालने का। ठीक है, योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है लास्ट है #3। योग को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं और Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो योग निकालने का। Sn क्या है, Sn आपका योग होगा, क्या होगा, योग यानी जोड़। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, चलिए तो इतने ही फार्मूले जो है होते हैं समांतर श्रेणी में, क्लास 10th की समांतर श्रेणी जो AP है उसमें इतनी फार्मूले यूज होते हैं। बाकी एक और फार्मूला अगर आप देखें तो उसमें भी देख सकते हैं, उसे भी मैं छोड़ना नहीं चाहता कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, एक ये वाला भी फार्मूला जो होता है यूज होता है। ठीक है, a प्लस l ये वाला कहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला मैंने कहीं पर देखा था एक बार जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर देखने के लिए मिला था। देखिए ये वाला फार्मूला, देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, ये वाला, और एक Sn बराबर, इतने फार्मूले होते हैं जितने मैंने बता दिए, बस इतने ही होते हैं। देखिए ये है Sn बराबर, ये मैंने बता दिए आपको, बस इतने फार्मूले याद कर लीजिए, आपका 5वां जो चैप्टर समांतर श्रेणी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो छठा चैप्टर हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिभुज। इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बार बार आते हैं। स्पेशली यूपी बोर्ड तो बहुत ही ज़्यादा, यूपी MP और महाराष्ट्र सभी, बिहार बोर्ड। देखिए जो प्रमेय 6.1 है वो क्या कहती है, और प्रमेय 6.2, 6.1 और 6.2 को अच्छे से समझ लीजिए अभी। ठीक है, इसको समझा दूंगा मैं आपको। देखिए प्रमेय 6.1 और 6.2, पहले प्रमेय 6.1 को एक बार पढ़ा के आपको बता देता हूँ। प्रमेय 6.1 है वो कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। बहुत सी सिंपल सी जो है एक प्रकार की ये है थ्योरम है। प्रमेय हमारी कौन सी, देखो चैप्टर पहले लिख लेता हूँ, चैप्टर हमारा छठा है त्रिभुज। इसकी प्रमेय हम पढ़ रहे हैं, प्रमेय 6.1। ठीक है, देखिए प्रमेय 6.1 कहती क्या है कि यदि आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज लिया ऐसे, ये ABC त्रिभुज है हमारा, ABC। इस त्रिभुज की मैंने क्या की, एक भुजा के समांतर कोई एक अन्य भुजा खींच दी, मतलब इसके समांतर मैंने क्या किया, एक दूसरी रेखा खींच दी जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये मान लीजिए था P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये वाली PQ जो है वो क्या है, BC के समांतर है, कि यदि PQ ये वाली BC के समांतर है BC के, तब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यदि ये वाली इसका समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AP बटा PC बराबर AQ बटा QB। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये है प्रमेय 6.1। अगर ये इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब प्रमेय 6.2 को देख लेते हैं, क्या है प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2। ठीक है, इसमें भी एक आपको ट्रायंगल पहले तो ड्रॉ कर लेना है, जस्ट इसकी अपोजिट प्रमेय होती है। जैसे कि ये है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर क्या एक त्रिभुज है AV और C, एक रेखा खींच रही है जो इस त्रिभुज को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, P और Q पर। और इसमें क्या है कि आपको AP बटा PC, ठीक है, AP बटा PC बराबर दिया गया है AQ बटा QB, ये हमको दिया गया है। तब अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये वाली इसके समांतर होगी, जो PQ है वो समांतर होगी BC के। समझ गए कि नहीं समझ गए, है कि नहीं। देखिए इसका अपोजिट है, अगर ये समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये समांतर होगी।
क्लियर है। चलिए अब प्रमेय 6.3 को देख लेते हैं कौन सी है। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3। देखिए आपको दिखाता हूँ पढ़ के पहले तो 6.2 और 6.3 कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा क्या है भैया, कह रहा है कि यदि आपके पास दो त्रिभुज हैं, सपोज कीजिए मैं दो त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। पहला त्रिभुज ये है, ठीक है, ये हमारा पहला त्रिभुज है। एक और मैंने त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, ये है हमारा क्या है, दूसरा त्रिभुज, ठीक है। ये ABC है, ABC, और ये PQR है, ठीक है। ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। लेकिन कब समरूप होंगे, इसमें कहा गया इनकी अगर कोण बराबर है, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, ये मतलब कोण जो A है वो कोण P के बराबर है। यदि कोण A कोण P के बराबर है, संगत कोण ना, वो संगत कोण मतलब संग वाले, इसके संग वाला ये, और जो कोण C है वो कोण R के बराबर है, वो कोण R के बराबर है, और जो कोण V है वो कोण Q के बराबर है। अगर ऐसा होता है कि इनके संगत कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। संगत कोण बराबर तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो संगत कोण देखिए बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं AC/PR, तब देखिए संगत कोण बराबर हो गए। अब कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AC/PR बटा बराबर AB/PQ बराबर BC/QR। समझ गए, इस तरीके से समझे कि नहीं समझे। इनके कोण अगर बराबर हैं, देखिए कोण, देखिए 1 2 3 कोण कोण कोण, यानी एंगल 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 से, समझ गए। ये नियम होते हैं समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी के होते हैं आपके नियम 3, ठीक है। समरूपता की कसौटी के नियम होते हैं 3। पहला होता है ए, बाकी तो बहुत होते हैं लेकिन वे 3 मुख्य जो इसमें हैं थ्योरम है उसी में बताता हूँ। पहली जो होती है वो एंगल 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 होती है। जो दूसरी कसौटी होती है वो होती है S, साइड साइड साइड, यानी क्या हो, भुजाएं बराबर हों। अगर एंगल 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 बराबर हैं, मतलब कोण 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 बराबर, जैसे कि इसके कोण बराबर थे तब ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप होंगे। अगर इनके मान लीजिए साइड 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 बराबर होते, इनकी केवल साइड बराबर होती तब भी ये त्रिभुज समरूप होते। और SAS, यदि दो साइड बराबर एक एंगल बराबर, देखिए 2 साइड बराबर और 1 एंगल बराबर, तब भी वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। चलिए इतनी अभी छोड़ते हैं। अब देखिए प्रमेय 6.3 हो गई, 6.3 हो गई। 6.3 क्या कहती है कि इनकी अगर कोण बराबर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब 6.4 को देखते हैं, प्रमेय 6.4। देखिए ये जो 6.3 है ना, इसको हम ए भी बोलते हैं। ए क्यों बोलते हैं ए? देखिए ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके एंगल बराबर होते हैं। जब एंगल बराबर होते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगली वाली जो प्रमेय 6.4 है, ये वाली जो 6.4 है, इसे हम बोलते हैं साइड 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 साइड, यानी कि क्या है, इनकी साइडें बराबर होंगी। यहीं पर ये लिखा हुआ है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और ऐसे त्रिभुज समरूप होंगे। यानी साइड 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 बराबर होंगे तो उनके कोण बराबर होंगे और त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। देखिए प्रमेय 6.4 सिंपल सी है, कह रही है कि यदि आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, एक ही है, और मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारे पास दो त्रिभुज हैं। ये त्रिभुज ABC है, ये PQR है, ठीक है। कहा गया है प्रमेय 6.4 में यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AB/PQ बराबर BC, देखो AB/PQ, अब इसको ले लो कर्ण को, AC/PR, यदि करके लिख दो, यदि ऐसा होता है, यदि AC/PR बराबर BC/QR,
यदि इनकी संगत भुजाएं, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तब इनके संगत कोण बराबर होंगे। देखिए साइड 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 बराबर है तो एस 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 से साइड 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 बराबर है, तब क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तब इनके कोण भी बराबर होंगे। यदि इनकी भुजाओं का अनुपात, जैसे कि यहाँ पर क्या था, इनके कोण बराबर थे, इनके कोण बराबर थे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर था। अब यहाँ पर अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और जो कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, कोण वी बराबर होगा कोण क्यू के, और जो कोण सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा, कोण सी बराबर कोण आर। अगर ऐसा है कि देखिए कोण क्या है, बराबर है और भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो यानी कि ये कैसे त्रिभुज है, समरूप है। ठीक है, इस तरीके से प्रमेय 6.4 कहती है। आप प्रमेय 6.5 को भी देख लेते हैं यहीं पर, प्रमेय 6.5 6.5 को हम कहते हैं SAS, यानी दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक ये त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, और ABC ये PQR। यदि मान लीजिए यहाँ का जो कोण है और यहाँ का जो कोण है, सपोज कीजिए 60 और 60 का ही है, 60 और 60 का ही है, ये 3 है, ये 6 है, ये 12 है और ये 24 है, सपोज कीजिए कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर। देखिए क्या है, एक कोण बराबर है और इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। कैसे बराबर है, देखिए यदि आप देखें तो AC बटा PR बराबर AB बटा PQ। आप इसमें मान रख सकते हैं। देखिए AC कितना है, 3 है, और PR कितना है, 6 है, और ये 12 है और ये 24 है। 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 कम 12, 12 दूना 24। कहने का तात्पर्य 1/2 बराबर 1/2। देखिए दो भुजाएं बराबर हैं इसकी, एक ये वाली इनकी संगत भुजाओं का अनुपात और इसकी संगत भुजाओं का अनुपात, वो दो भुजाएं बराबर हैं तो SAS लगाओ, क्योंकि दो भुजाएं बराबर और एक एंगल भी बराबर है। देख लीजिए एक एंगल भी बराबर है। अब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसका एक एंगल बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। समझ गए। अब एक और चीज़ें कन्फ्यूजन रहता है कि कहते क्या है भैया, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ SAS, तो एंगल क्या होना चाहिए, बीच में उसके किनारे की जो किनारे वाली साइड ही बराबर होनी चाहिए। समझो फिर वाली ये वाली बराबर है, नहीं। देखिए एंगल देखो बीच में है एंगल, और यहाँ पर भी देखिए इसके बीच में, और ये इसके साइड जो है किनारे किनारे, ये साइड ये और ये एंगल बीच में बराबर है, तब ये समरूप होंगे। ऐसा नहीं कि 60 यहाँ पर ये वाला है और 60 यहाँ पर ही बन रहा है, ऐसा नहीं है। यहीं पर है तो संगत कोण यहाँ पर, अगर यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर भी बनना चाहिए, और इसके साइड की, इस एंगल के साइड की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया ये वाली और ये वाली बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तब समरूप नहीं होंगे। तो एंगल जो है बीच में होना चाहिए, दो साइड बराबर हो, एक एंगल बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, अब इतनी ही जो है थ्योरम है आपके जो त्रिभुज चैप्टर है। ठीक है, जो त्रिभुज चैप्टर है बस 6, इतनी ही थ्योरम है, 6.5 बस इतनी थ्योरम है और इतनी ही लगती हैं, बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखिए चैप्टर जो हमारा 7वां स्टार्ट होता है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे जो फार्मूलास बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं, एक तो दूरी सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला। तो देखो सबसे पहले तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, तब क्या करना होगा। चैप्टर 7, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या है, एक पहला फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए दिया गया है और यहाँ पर एक बिंदु है, ए बिंदु है यहाँ पर बी बिंदु है। ये ए बिंदु मान लीजिए x1, y1, और जो बी बिंदु है वो है x2, y2। और आपसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो दूरी निकालने का जो फार्मूला होगा, बीच की दूरी जो निकालने का फार्मूला होगा वो अंडर रूट में x2 - x1 मतलब का होल स्क्वायर प्लस, मतलब इस वाले में से इस वाले को घटा करके, अब बाई 2 से बाई 1 को घटाओ, बाई 2 -
y1 और फिर स्क्वायर लगा दो। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दूरी निकालने का फार्मूला होगा। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा वो क्या है, वो है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमें a बिंदु दिया गया है और यहाँ पर हमें v बिंदु दिया है, a है और b है। a बिंदु मान लीजिए आपके पास x1 कामा y1 है और जो b बिंदु है वो x2 कामा y2 है। और इस a और b को एक बिंदु p है वो प्रतिच्छेद कर रहा, वो सॉरी विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालिए x और y के। ठीक है, यानी a और b को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु है, याद रखिएगा मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु। तो बीच के बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला, ये वाला बिंदु हमसे पूछा जाएगा। हमें दो बिंदु ए बी दिए जाएंगे, इसके बीच का जो मध्य बिंदु होगा विभाजित कर रहा होगा जो बिंदु, उसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला, निकालने का सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए x बराबर, ये वाला x निकालेंगे आप तो x कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 बटा 2, मतलब x1 में x2 को जोड़ो और फिर उसका आधा कर दो। ठीक है, ये x वाला निकालेगा। फिर y वाला कैसे निकलेगा? ये y वाला निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटा 2, y1 y2 को जोड़ो फिर उसका आधा कर दो। ठीक है, ये आपके फार्मूले होंगे ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। ठीक है, आगे देखिए इसका एक लास्ट फार्मूला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास दो बिंदु हैं a और b, a बिंदु है और एक b बिंदु है। यहाँ पर a बिंदु और b बिंदु। a बिंदु हमारा मान लीजिए x1 कामा y1 है और b बिंदु हमारा x2 कामा y2 है। और एक बिंदु p है जो इसे विभाजित कर रहा है x और y। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछेगा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये वाला जो बिंदु है ये किस अनुपात में, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात पूछेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का अनुपात m1 है और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात m2 है। तो अनुपात निकालने का जो सूत्र होगा वो मैं आपके साथ आपको बताता हूँ। देखिए अनुपात निकालने का सूत्र, अनुपात निकालने का सूत्र, निकालने का सूत्र देखो अनुपात निकालने का जो फार्मूला होगा x में, देखिए x में होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो x में होता है। अब देखते हैं y में क्या होगा। y में, ये y में देखिए m1 x2 की जगह पर y2 कर दो और ये m2 है x1 की जगह पर y1 कर दो बटा हमारा m1 प्लस m2 रहेगा। समझ गए? ये अनुपात निकालने का सूत्र होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे 7वें चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं वो। ठीक है, चलिए अब हम 8वें चैप्टर जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है उससे कितने फार्मूलाज बनते हैं, कितने फार्मूला हैं उनको भी समझते हैं। देखिए बाकी इसमें एक और फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो हटा दिया गया है तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8, इसमें फार्मूलाज यूज होते हैं। देखिए एक ट्रिक बताता हूँ फार्मूलाज की याद करने की। लाल बटा कक्का होता है उसे आप याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, आप ऐसे भी देख सकते हैं या लाल बटा कक्का ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा पहले में साइन होता है, दूसरे में कोस होता है और तीसरे में टेन होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसिक तो यहाँ पर कोसिक नीचे होगा साइन के, और कोस का उल्टा सेक तो सेक नीचे होगा, टेन का उल्टा कोट तो कोट नीचे होगा टेन के। ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ये थीटा बीटा मत मान लिखो, अभी कोट ही लिखो, टेन ही लिखो। ठीक है, मान लीजिए आपसे साइन थीटा पूछे। ठीक है, साइन थीटा पूछ रहा है कि भैया साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो साइन थीटा बराबर होगा, साइन यहाँ पर मिल रहा है तो अच्छा ये क्या है हमारे, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, इतना समझ गए। यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर देखो साइन यहाँ पर मिल रहा है तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। क्या होगा, लंब बटा
कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखो फॉर्मूला बन गया, लो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण याद हो गया कि नहीं याद हो गया। अब देखो कोस, कोस का कैसे निकलेगा, कोस थीटा का यहाँ पर है तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस थीटा का हो गया। अब देखो टेन को देख लेते हैं, टेन को, टेन थीटा का कैसे निकलता है, टेन थीटा देखिए, टेन थीटा यहाँ पर है तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहीं पर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कौशिक का ले लो भैया, कौशिक, तो कौशिक का देखो, कौशिक थीटा कैसे निकलता है, तो कौशिक थीटा देखो यहाँ पर है तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और कोस, फिर यहाँ पर देखिए सेक है तो सेक के देखिए सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या हुआ, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार लिख दो। फिर कोट, अब देखिए कोट है तो कोट, अब कोट थीटा बराबर देखो आधार बटा लंब। आई होप कि आपको ये जो है ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये फार्मूलेज आपको याद नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कुछ फार्मूलाज और हैं, ये #1 बहुत ही फार्मूले हैं, कुछ नहीं है, अभी फार्मूले बहुत हैं। #2 ये जो आपकी क्लास 10th है, इसमें आप केवल त्रिकोणमिति का क्या परिचय यानी त्रिकोणमिति के बारे में कुछ पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। 11th और 12th में जाएंगे तब आपको त्रिकोणमिति पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, समझे, क्लास 10th में। चलिए अब इसके जो फार्मूलाज होते हैं, कुछ और फार्मूलाज हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन का उल्टा याद रखिएगा कोसिक, तो 1 कोसिक, उल्टा करने के लिए 1 ऊपर चला जाता है तो उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कोसिक तो 1 कोसिक, ठीक है। और कोसिक मान लीजिए इसका पूछा जाए, कोसिक थीटा बराबर, देखिए कोसिक का उल्टा साइन, एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसिक, कोसिक का उल्टा साइन, साइन थीटा बराबर 1 कोसिक थीटा, कोसिक थीटा 1 साइन थीटा। अब ऐसे ही आप लिख लीजिए कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 सेक। अब सेक का पूछे तो सेक का देखो, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखो 10 का मान लीजिए पूछ रहा है तो 10 का उल्टा कोट होता है तो 1 कोट हो जाएगा, कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, उल्टा है कि नहीं, कोट का उल्टा 10, 10 का उल्टा कोट। ये फार्मूले हैं, ठीक है, ये फार्मूले हैं। और भी फार्मूले हैं कुछ, देखो 10 थीटा बराबर याद रखिएगा कि 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। आवश्यकता अनुसार लगाते हैं इनका यूज, जहाँ पर आवश्यक होता है कि नहीं, सिचुएशन के हिसाब से ही इसका यूज़ करते हैं फार्मूलाज के। देखो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। देखो साइन थीटा 10 थीटा बराबर याद कर लो, साइन थीटा बटा कोस थीटा, 10 का उल्टा कोस, कोट होता है 10 का उल्टा कोट, तो ये उल्टा इसका कर दो, कोस नीचे तो ऊपर कर दो, साइन ऊपर है तो नीचे कर दो, ठीक है। इस तरीके से जो है ये फार्मूले हैं, और भी ये भी फार्मूले हैं। तो तीसरे जो #3 है उसके भी कुछ फार्मूले इसी में हैं, ठीक है, वो आपको याद नहीं करने हैं एक्चुअली, ठीक है, याद नहीं करने में आपको याद करा दूंगा। अभी देखिए थोड़ी चीज़ें, कुछ पॉइंट हैं उन्हें याद कर लीजिए, जस्ट जैसा कि थोड़ा सा छोटा सा मामला आपको याद भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, याद हो गया इतना, बहुत सिंपल सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से आप 2 फार्मूले अपने आप निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे, भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहीं से निकाल लो, बराबर 1 है, प्लस का इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, बस। तो ये एक और फार्मूला बन गया, ये पहला, ये दूसरा, अब तीसरा देखो। अब मान लीजिए कोस स्क्वायर का पूछे तो कोस स्क्वायर को बाहर निकाल लो, बराबर हमारा 1 प्लस का साइन स्क्वायर इधर माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देखिए एक और पॉइंट है, उसे याद कर लो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। अब यहाँ से भी आप फार्मूले 2 निकाल सकते हो जैसे ऊपर निकाला, ठीक है। देखो कैसे, सेक का मान लीजिए पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखो, 10 को उधर भेज दो, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, लो ये एक और फार्मूला बन गया। अब देखिए आगे देखिए, मान लीजिए 10 का पूछ रहा है तो देखो 10 वाले को यहीं पर रोक लो, माइनस 10 स्क्वायर है तो उसको यहीं पर रखो, बराबर 1 प्लस का सेक स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। हमें तो सिर्फ और सिर्फ 10 स्क्वायर थीटा चाहिए, माइनस का किस काम का, तो माइनस को हटाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लो, तब ये हट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखिए माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस का जब कॉमन ले तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का है वही हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस जाएगा कट। तो देखिए यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ गया हमारे पास फार्मूला लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक और फार्मूला लो आ गया। बन गए कि नहीं बन गए 2 फार्मूले, ठीक है। आगे देखिए थोड़े से और फार्मूले हैं, बस
एक और चीज़ याद कर लीजिए मेरी है, मानिए तो आप एक और पॉइंट याद कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से आप निकाल लीजिए दो फार्मूले, कोसेक को आप निकालो बाहर तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस का इधर आएगा तो ये जाएगा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा बन गया। अब सिंपली यहाँ से आप कोट का निकाल सकते हैं, माइनस का जैसे मैंने ऊपर किया था ना माइनस का, तो माइनस का आप यहाँ से पहले ले लो कॉमन, बराबर 1, प्लस का कोसेक इधर आएगा माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपली यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जैसे मैंने ऊपर माइनस कॉमन लिया यहाँ से फिर काटा तो वैसे कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये कि ये फार्मूला हो गया। बस इतने ही फार्मूले हैं, इतने याद कर लिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी टेबल भी तो आपको नहीं पता है ना, अभी टेबल, तो मैं टेबल आपको बता देता हूँ। देखिए 8.1 के बाद 8.3 की जो 8.2 से पहले ये सारणी आपकी 8.1, जो टेबल 8.1 है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स में आप सवाल न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें भी इसका ही यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या है, आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होती है बाई चांस, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रही है याद करने में, आपको दिक्कत हो रही है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसको याद करने की ट्रिक बताई है। आप अपनी इन 5 उंगलियों पर इस सारणी को याद कर सकते हैं। ठीक है, वो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि त्रिकोणोमेट्री याद करने की ट्रिक बाय महाकाल गणित, चैनल का नाम लिख दीजिएगा, आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने क्या बताया, अपनी 5 उंगलियों पर इस सारणी को कैसे याद कर सकते हैं। बनाना नहीं बताया मैंने, निकालना बताया है। ठीक है, चलिए अब नवे चैप्टर पर बढ़ते हैं। हमारा नवा चैप्टर जो है उसमें देखते हैं कोई फार्मूला यूज होते हैं कि नहीं। जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, नवा चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें ज़्यादा कुछ फार्मूले हैं ही नहीं, एक्चुअली बताऊँ तो कोई भी फार्मूला नहीं यूज़ होता है। अगर आपने इधर त्रिकोणमिति के ये फार्मूले याद कर लिए ना, तो इन्हीं से काम चल जाता है। देखिए इसमें यूज होते हैं ये फार्मूले, ये वाले और ये वाले, बस इतने फार्मूले यूज होते हैं। तो पहले से ही आपको याद है, तो इसमें कोई फार्मूले में बताऊंगा नहीं, पहले मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें कोई फार्मूला नहीं यूज होते हैं। ठीक है, नवे चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं, जो मैं आपको बताए हैं अभी 8वें चैप्टर में वही यूज होंगे। अब आते हैं 10वें चैप्टर पर। 10वां चैप्टर हमारा व्रत है, तो कहाँ है भाई, हाँ ये है 10वां चैप्टर व्रत। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं लगता है, प्रमेय लगती हैं, थ्योरम्स लगती हैं। तो इसकी 2 थ्योरम हैं, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। देखिए ये प्रमेय 10.1 है और प्रमेय 10.2। इसको मैं समझा देता हूँ आपको पहले इस पर। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, बहुत ज़्यादा जो है 1-1.5 घंटे तक लगातार बोलना पड़ता है। आप कभी बोल कर देखना, बहुत ज़्यादा कठिन काम है भाई, सरल काम नहीं है। चैप्टर हमारा 10वां है व्रत, चैप्टर 10। देखिए इसमें 2 थ्योरम हैं। पहली थ्योरम जो है वो प्रमेय, उसे कहते हैं 10.1। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या कहता है प्रमेय 10.1। कहता है कि यदि आपके पास एक क्या है, व्रत है, यदि आपके पास एक व्रत है और उसका केंद्र है, और इससे आप एक स्पर्श रेखा खींची, आपने क्या खींची, व्रत से एक स्पर्श रेखा खींची ये। ठीक है, तो क्या कहता है कि यदि आप व्रत के केंद्र से, ये स्पर्श बिंदु है लेकिन स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, तो यदि केंद्र से स्पर्श रेखा पर आप रेखा डालेंगे, मिलाएंगे, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। यही प्रमेय कहती है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको आप ऐसे मिला सकते हैं इस तरीके से, समझ गए। तो जो कोण यहाँ पर P मान लीजिए, इसे A, इसे O मान लीजिए, इसे A और इसे B, तो जो कोण P होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बस यही प्रमेय अपनी कहती है 10.1। समझ गए। चलिए अब प्रमेय 10.2 क्या कहती है उसको भी देखते हैं। प्रमेय 10.2, प्रमेय 10.2 कहती है कि यदि आपके पास एक व्रत है, ठीक है, एक व्रत है और व्रत का केंद्र है, यदि किसी व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यदि आप एक व्रत
के किसी बाह्यबिंदु से वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनकी लंबाई बराबर होगी। जैसे कि यह एक वृत्त है, इसके सामने एक बाहरी बिंदु है, एक बाहरी बिंदु, और बाहरी बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा खींची और एक और मैंने यहाँ पर से स्पर्श रेखा खींच दी, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा होगी इस वाली रेखा की बराबर होगी, ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होगी। इसको आप ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे मिला सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा कोण, और इसे O मान लो, इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। तो कहने का मतलब AC बराबर क्या होगा, BC होगा। AC बराबर BC होगा, क्योंकि ये वाली रेखा इसके बराबर है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई इस स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर है। AC की लंबाई बराबर BC की लंबाई। यही प्रमेय 10.2 कहती है। फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि किसी बाह्यबिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा किसी बाह्यबिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। AC की लंबाई बराबर BC की लंबाई। समझ गए? तो यही चैप्टर आपका जो वृत्त 10वां चैप्टर है उसमें प्रमेय पढ़नी पड़ती है आपको। ठीक है, चलिए अब जो 11वां चैप्टर हमारा है उसमें कौन कौन से फार्मूलास लगेंगे वो आपको बताता हूँ। चैप्टर 11वां, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड समझते हैं इसको पहले, और उसके बाद इससे संबंधित फार्मूला समझेंगे। ठीक है, 11वां चैप्टर हमारा है चैप्टर चैप्टर 11 है हमारा। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, एक वृत्त होगा। ठीक है, एक वृत्त होगा और वृत्त के केंद्र से अगर आप दो त्रिज्याएं खींचते हैं इस तरीके से तो ये वाला क्या बनता है, त्रिज्यखंड बन जाता है। त्रिज्यखंड OAV। अब यहाँ पर कोई कोण बनता है थीटा मान लीजिए। अगर आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला लगता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को रहता है, इसी में कुछ कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्या होता है कि यहाँ पर एक केंद्र है और ये त्रिज्यखंड है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो होता है ये छोटा लघु त्रिज्यखंड होता है। लघु माने छोटा, तो ये छोटा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। और ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना सफ़ेद, ये वाला जो लाल लाल है ये लघु त्रिज्यखंड है, और ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको ऊपर दिख रहा है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो लिख रहा हूँ मैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपसे क्या कहे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, दीर्घ आपको दिख रहा है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये सफ़ेद सफ़ेद यहाँ से ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इस पूरे के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, इतना जो है पार्ट घटाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सफ़ेद सफ़ेद आ पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर से क्या घटाना पड़ेगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लियरली लिख देता हूँ, यहाँ पर पाई r स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो, इस पूरे वृत्त से इस त्रिज्यखंड को घटा रहा हूँ तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो मैंने ऊपर बताया θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। समझ गए, ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का फार्मूला। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला, चाप की लंबाई। अच्छा, चाप क्या होती है पता है,
पहले फार्मूला देख लो। चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा गलत हो गया 2 पाई आर। ठीक है, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। अच्छा, चाप क्या होती है? जैसे कि ये मैंने वृत्त खींचा, वृत्त का ये मैंने क्या किया, इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रही है ना ये वाली, ये मैं रेड कर रहा हूँ, रेड ये चाप होगी। ठीक है, त्रिज्य खंड की ये क्या होगी, चाप होगी। तो ये चाप की लंबाई यानी परिधि एक प्रकार की है ना, परिधि, तभी 2 पाई आर। परिधि आपको पता है ना, वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, परिधि और परिमाप एक ही बात होती है, पर्यायवाची एक का होता है परिमाप। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, परिमाप। वृत्त की परिधि या परिमाप निकालने का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, चलिए ये चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम सीखते हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या है, लघु वृत्तखंड है कि नहीं। तब अब ये कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुकिए। देखो ये सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, और ये इस तरीके से है, और ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये लघु वृत्तखंड बन गया। लाल लाल में जो कर रहा हूँ ना, ये लघु वृत्तखंड है। और जो ऊपर वाला ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये वाला ब्लू, ये जो है ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ये दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड, और ये लघु वृत्तखंड। लघु माने छोटा, वृत्त का खंड यानी वृत्तखंड। ठीक है, अगर आपको लघु वृत्तखंड निकालना है तब आप क्या करोगे, इस पूरे क्या करोगे, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या घटा दोगे, ये वाला त्रिभुज घटा दोगे, है कि नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे, तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ गए। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज को घटा देना होगा, तब ये रेड आपका निकल आएगा। इसमें से पूरे में से ये नीला ये वाला घटा दो, तब ये रेड निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड निकलेगा। चलिए, तो 11.1 जो प्रश्नावली है इसमें बस इतने ही फार्मूलेज यूज होते हैं और कोई फार्मूला नहीं है। अब देखिए जो 12वां चैप्टर हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज होंगे, देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं भैया, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखिए चैप्टर हमारा चैप्टर 12 है, प्रश्नावली जो आपकी 12.1 है, इसमें होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। शंकु पर पहले तो आते हैं हम, शंकु पर। ठीक है, शंकु पर, ये शंकु है हमारा, ये इसकी त्रिज्या होती है, और यहाँ से यहाँ तक ये होती है इसकी ऊंचाई, और ये जो होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक है, अब देखो शंकु का, पहले तो आते हैं आयतन पर। शंकु का आयतन निकालने का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है क्या, शंकु का आयतन निकालने का फार्मूला। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, पाई आर एल। यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अगर आपको यल निकालना है, यल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, अगर आपको तिर्यक ऊंचाई यल निकालनी है तो फार्मूला होगा अंडर रूट में h² + r²।
ठीक है। यल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बाई चांस क्या होता है, हमको क्या होता है, ऊंचाई दी जाती है और त्रिज्या दी जाती है, और आपसे क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई पूछी जाती है या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मिलेगा पाई आर एल। अब मुझे एल तो पता ही नहीं है, तो यल निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय देखते हैं क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल प्लस, देखिए इस वाले में से इस वाले में पाई आर एल ये वाला है, तो इसमें वृत्त भी जोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए वृत्त वाला भी, तो संपूर्ण बोला मतलब पूरा का पूरा शंकु लेना है, तो इस वृत्त को भी इन्वॉल्व करना है, प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर एल यानी कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये पृष्ठ के साथ साथ आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ये वाला भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं शंकु के बाद आते हैं हम बेलन पर। बेलन कि बेलन का आयतन कैसे निकलता है। बेलन का आयतन, देखिए बेलन कैसा होता है, बेलन होता है इस तरीके का। आपने घर में अपने कुइयाँ देखिए, कुइयाँ कुइयाँ होती क्या होती है, वो कुआं देखा है आपने, कुआं बेलनाकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आकार होता है ये बेलनाकार होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है त्रिज्या होती है, केंद्र होता है वृत्त का इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें इसको तो ऊंचाई h बन जाती है। ठीक है, अब इसका अगर मान लीजिए आयतन निकालना है, आयतन का मतलब क्या होता है, वजन, वजन। ठीक है, तो आयतन कैसे निकलता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे ही बेलन का देखिए, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसको देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, आप संपूर्ण बोले तो मतलब वृत्त को जोड़ दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा, ये 2 पाई आर एच है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जैसे मैंने ऊपर क्या हमने जोड़ा था, पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया था शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वैसे ही आपको क्या करना है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना है, यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है। ये वाला ना, ये वाला वृत्त है हमारे, ये वाले जोड़ देने हैं आपको, समझ गए। तो ये बेलन के होंगे। अब आते हैं गोले पर। देखो गोला है हमारा इस तरीके का, गोले की कोई ऊंचाई नहीं होती है, केवल त्रिज्या होती है इस तरीके से। देखो अब गोले का पहले आयतन, फिर आगे बढ़ेंगे। गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी वजन, गोले का आयतन, अगर गोले का आयतन निकालना है तो फॉर्मूला लगता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्धगोले का आयतन पूछे तो इसको जो है 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब अर्धगोले का भी चलो बता देता हूं मैं। अर्धगोले का आयतन, देखिए 4 का आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब, तो अर्ध का मतलब आधा कर देना है। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो गोला होता है, गोला के अलावा और कुछ संपूर्ण में क्या रखा, फिर तो पृष्ठीय निकल आएगा, तो उसके बाद कुछ होता है वृत्त वगैरह तो होता नहीं है, तो संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। क्या होता है वो, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए गोले का, अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो अर्धगोले का भी एक बार चलो देख लो, आधा कर दो, 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 का आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए
इस तरीके से क्या है, हमने इसके जितने भी फार्मूले थे, जो 12वां चैप्टर है ना, इसके जितने भी फार्मूले थे हमने सीख लिए, पढ़ लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आते हैं 13वें चैप्टर पर। 13वां चैप्टर हमारा सांख्यिकी है, और सांख्यिकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 10 से 15 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, और इस बार भी आएंगे 2024 में भी। ठीक है, 10 से 15 नंबर सांख्यिकी मैंने पूरी की पूरी पढ़ा रखी है, देख लीजिएगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकलता है, वो भी ट्रिक से बताया है बच्चों। ठीक है, देखिए सांख्यिकी 13वां चैप्टर, चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 कौन सा है, सांख्यिकी। अब देखिए इसमें क्या है, पहला तो होता है माध्य निकालने का फार्मूला। तो माध्य निकालने का फार्मूला होगा, देखिए माध्य निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है माध्य निकालने का फार्मूला। सिग्मा का मतलब क्या है, योग। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है, योग। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ देना। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और माध्यक निकालने का फार्मूला देख लीजिए, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब बहुलक का देख लीजिए, बहुलक निकालने का होता है फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये होते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के फार्मूले। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, देखो एक फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला किस तरीके से आपको यूज़ करना है, जब आपको दो चीज़ें दी जाए और तीसरी चीज़ पूछी जाए, जैसे कि माध्यक और माध्य मान लीजिए दिया गया है और बहुलक पूछा गया है, तो ये फार्मूला लगाइए। मान लीजिए आपको माध्यक दिया है, बहुलक दिया है और आपसे माध्य पूछा है, तब भैया आप निकाल सकते हो। मतलब इन 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ दी जाए और तीसरी पूछी जाए, तो आप ये फार्मूला लगा करके निकाल सकते हो। समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो हमारा 13वें चैप्टर जो हमारी सांख्यिकी है, उसके बाद जो हमारा प्रायिकता, उसके बाद कौन सा चैप्टर है, प्रायिकता है ना। हाँ, प्रायिकता है। तो प्रायिकता तो आपको पता ही होगा, एक ही फार्मूला लगता है प्रायिकता में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ है भाई, दिख जा। हाँ देखिए, ये है ये प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने का फार्मूला देखिए, चैप्टर 14 आप पुरानी बुक से पढ़ रहे होगे तो उसमें 15 होगा। देखिए इसमें क्या होता है, प्रायिकता निकालने का फार्मूला। तो प्रायिकता निकालने का जो फार्मूला होगा वो देख लीजिए, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम जो प्रश्न आपसे पूछा जाए बटा कुल परिणाम, जितने भी आपको सब परिणाम दिए जाए वो कुल परिणाम हो गए। तो संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें कुल परिणाम दिए गए हैं, कुल, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कुल परिणाम हमें दिए गए हैं 18, और हमें संभव परिणाम दिए गए हैं, संभव परिणाम हमें दिए गए हैं 2। तब आप प्रायिकता निकाल सकते हैं इस फार्मूले में रख करके। प्रायिकता बराबर हो जाएगी, संभव परिणाम हमारे कितने हैं, 2 बटा कुल परिणाम 18। तो इस तरीके से ये प्रायिकता हमारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसके बाद कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे, और वो क्या होते हैं, 1 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर में आ जाते हैं। एक पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। प्रायिकता निकालने का फार्मूला तो पता ही आपको, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम बता दिया मैंने। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब, एक पहला पॉइंट जो होता है वो होता है कि होने की प्रायिकता। ठीक है, होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता।
होने की प्रायिकता बराबर होता है 1। कहने का मतलब कोई घटना है, उसके घटना के होने के चांसेस प्लस घटना के ना होने के चांसेस, घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना होने की प्रायिकता 1 होता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए कोई इवेंट है हमारे पास E, तो घटना E की प्रायिकता प्लस जो घटना E है नहीं के लिए हम डैश लगा रहे हैं, नहीं की प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता बराबर 1। ठीक है, और एक और चीज, एक दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आपने किया, उसकी प्रायिकता आपने निकाली, मतलब आपने कुछ उसके आंसर निकल के 4-5 आंसर निकल के आए, और 4-5 आंसर जो आपके निकल के आए हैं, एक ही क्वेश्चन के बता रहा हूँ, अगर आपने एक क्वेश्चन किया, उसके 4-5 आंसर निकले, आपने 4-5 प्रायिकता निकाली, उन सभी आप प्रायिकताओं को जब जोड़ोगे तो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब सभी प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 होता है। ऐसी घटना जो घटित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? संभव घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, और ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसे असंभव घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता 0 होती है। इतनी चीज पता है? मैं लिख देता हूं यहां पर, ऐसी घटना जो घटित हो सकती है, ऐसी घटना जो घटित हो सके निश्चित घटना कहलाती है या संभव घटना कहलाती है। निश्चित या संभव घटना कहलाती है तथा इसकी प्रायिकता 0 होती है। सॉरी, इसकी प्रायिकता 1 होती है। इसकी प्रायिकता 1 होती है, 1 होगी। जैसे कि आज बारिश होगी, इसका 100% चांस है, और ये कतई बिल्कुल संभव घटना है, तो इसके प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। जैसे कोई काम हो रहा है, बिल्कुल उसके काम कतई बिल्कुल घटना सुनिश्चित हो गई है, ये होना है, बिल्कुल ये होना ही होना है, हमारे 90% नंबर आने ही आने हैं, या ये काम करोगे तो आप फेल जरूर हो जाओगे, मतलब ये घटना होनी ही होनी है, तो उसके चांसेस कितने होते हैं? कहते हैं 100% यार तुम फेल हो जाओगे। उसकी मतलब होता है कि प्रायिकता, देखिए प्रायिकता 1 का मतलब ये है कि प्रायिकता 100 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 100%, क्योंकि 100% है ना, 100% को आप जरा सोल्व कीजिए, 1 ही आएगा। देखो 100% को हटाने के लिए 100 लगाओगे, और 100 1 कम 100, देख लीजिए 1 आया। कहने का मतलब यह है कि 1 का मतलब होता है 100%, तो 100% चांस है, तो जिस घटना के 100% चांस हो जाएंगे, जो घटना निश्चित हो गई तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होगी, और जो घटना निश्चित नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी। समझ गए?